यहाँ पर हम लोग घूम रहे थे तो जामिया मिलिया इस्लामिया के कई छात्र हम लोगों को मिल गए। और ख़ास बात यह है कि जामिया की जो पत्रकारिता विभाग है और वहाँ पर जो जनसंचार विभाग है उसने देश विदेश में बहुत बड़े बड़े पत्रकार पैदा करने का काम किया है। और ये छात्र कहीं ना कहीं वहीं से अपना ताल्लुक़ रखते हैं, उसी डिपार्टमेंट से आते हैं। तो एक बहुत ही व्यापक चर्चा आज होने जा रही है राजनीतिक मुद्दों के ऊपर, नेताओं की बयानबाजी के ऊपर, फ्री की घोषणाओं के ऊपर और सबसे बड़ी बात उस जहर के ऊपर जिसको हर नेता अपनी ज़बान से उगलने का काम करता है। आप सभी को आदाब सलाम, क्या हाल है आप सबके? बढ़िया। ये भाई साहब शेर बड़ा अच्छा सुनाते हैं, तो मैं इनसे आग्रह करूंगा कि आप अपने शेर से इस बातचीत की शुरुआत करें। बहुत शुक्रिया आपका। सियासत इस कदर आवाम पर एहसान करती है, वो आंखें छीन लेती है और चश्मा दान करती है। तो ये एक मुकम्मल शेर है ये रेवड़ी वाली सरकार को और रेवड़ी मॉडल को। अब कोई किसी को रेवड़ी कहे, वो कहीं रेवड़ी और पेठा बांट रहे हैं और इनको कह रहे हैं कि ये रेवड़ी बांट रहे हैं। तो सब अपने हिसाब से बांट रहे हैं, जिसकी जहां बाज़ार लग रही है सब अपनी बाज़ार लगा रहे हैं। ये शेर हो गया और रेडियो से इन्होंने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ पे अटैक कर दिया। शुरुआत में इन भाई साहब से करूँगा, काफ़ी चर्चित नाम है यहाँ के। इधर आ जाइए, अपना थोड़ा तारुफ करा दिए, अपने बारे में थोड़ा बता दिए, क्या पढ़ते हैं, क्या नाम है और जामिया में कब से हैं आप? जी, मेरा नाम मोहम्मद नैयर आज़म है और मैं बेसिकली जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ। मैंने बैचलर जामिया से किया है जर्नलिज्म में ही, अभी मास्टर चल रहा है मेरा JKMCRC से। जहाँ तक सियासत की बात रही तो मैं दिल्ली में 4 साल से रह रहा हूँ, लेकिन मेरी इस बार थोड़ी अनफॉर्चुनेट मेरे साथ ये रही कि मैं शुरू से जब से विधानसभा की जो कैंपेनिंग शुरू हुई तब से नहीं हूँ यहाँ पर। लेकिन पिछले 2 दिन में मैं जब से आया हूँ, 2-3 दिनों में मैं मुसलसल जा रहा हूँ, ग्राउंड पर देख रहा हूँ चीज़ों को। और ख़ास तौर से जिस विधानसभा में हमारी यूनिवर्सिटी और जहाँ खड़े होकर कभी हम बात कर रहे हैं, तो मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत बता सकता हूँ। जैसे यहाँ पर 4 पार्टी लड़ रही है चुनाव। आमतौर पर होता है कि दो कोण वाली राजनीतिक होती है, त्रिकोणीय होती है। ये 4 कोण वाली मुझे बहुत ही रेयर कभी देखने को मिलती है। एक तरफ बीजेपी। सेकंड रोकूंगा आपको। 4 कोण का मतलब मैं थोड़ा दर्शकों को बता देता हूँ। ये ओखला विधानसभा है, तो ये ओखला विधानसभा है और ये ओखला विधानसभा के परिदृश्य में बात कर रहे हैं। अब आप अपनी बात करो। जी, तो यहाँ जो ओखला के विधानसभा के पिछले 2 बार के चुनाव को देखें हम, तो उसका रिजल्ट हमेशा से आम आदमी पार्टी की तरफ रहा है और आम आदमी पार्टी का एक मजबूत और सेफ गढ़ ये रहा है। तो एक आम आदमी पार्टी यहाँ लड़ रही है, दूसरी तरफ बीजेपी है, कांग्रेस है। लेकिन लास्ट टाइम नहीं थी जो पार्टी, या फिर थी भी तो बहुत ही अल्प मात्रा में उनको वोट मिली थी, वो पार्टी थी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM। मगर इस बार वो बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ती हुई नज़र आ रही है। और वो इसलिए क्योंकि जो उनके कैंडिडेट है शफाउर रहमान, वो जामिया मिलिया इस्लामिया के जो एलुमनाई के प्रेसिडेंट रह चुका और अभी भी वो प्रेसिडेंट है। और CA/NRC का जो प्रोटेस्ट हुआ था यहाँ पर, उस प्रोटेस्ट के दौरान वो काफ़ी चर्चित चेहरों में से एक रहे थे। वो पिछले 5 साल से जेल में है। तो पार्टी की तरफ लोगों का सिंपैथी हो ना हो, मतलब MIM की तरफ सिंपैथी हो ना हो, लेकिन उनके प्रति सिंपैथी सभी लोगों का है, मैक्सिमम लोगों का है। और सिंपैथी इस कदर है कि कांग्रेस हो चाहे बीजेपी को तो नहीं कह सकते, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, उनके जो कैंडिडेट है वो भी इनके कैंडिडेट को डायरेक्ट अटैक नहीं कर रहे हैं। तो ये सीन है यहाँ का। बाकी रिजल्ट में क्या आएगा वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल जो है मतलब मुकाबला कांटे के टक्कर का लग रहा है आपके बीच में और मुझे लगता है MIM के बीच में दिख रहा है। कांग्रेस को लड़ते हुए दिख रहे हैं। भयंकर। थोड़ा इनसे बात करते हैं। हाँ बताइए। शफाउर रहमान आखिरी वक्त में यहाँ के जो चुनाव का मोमेंटम है पूरी तरीक़ा से बदल चुके हैं और जो उनकी रैली हो रही हैं वहाँ पर ना तो लोग बुलाए जा रहे हैं, ना कहे जा रहे हैं, ना लाए जा रहे हैं। लोग अपने आप जा रहे हैं, देखना चाहते हैं वो कौन सा शख्स है जो 5 साल लगातार जेल में रहा और आज आया है तो कस्टडी पैरोल है। और उनकी पैरोल ऐसी है कि वो सुबह आते हैं और शाम 5 बजे उन्हें पता होता है कि फिर मुझे जेल जाना है। मतलब दिन में यहाँ रहना, रात में जेल में रहना है और यहाँ जब तक रहना पुलिस एक हाथ पकड़े रहेगी। मैं दर्शकों को एक चीज़ और बताऊं, जिस शख्स की बात कर रहे हैं शफाउर रहमान, वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से है और उनकी पार्टी दिल्ली विधानसभा में 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, इसलिए चर्चा और ज़्यादा खास हो रही है। अब हाँ बोलिए। मैं एक बात और यहाँ ऐड करना चाहूँ। भाई कह रहे हैं कि शफाउर रहमान मजबूती से लड़ रहे हैं, उनके प्रति सिंपैथी है, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता। मगर एक बात ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पर कि ओखला दिल्ली का एकमात्र नहीं कह सकते, लेकिन उन विधानसभा क्षेत्रों में से एक आती है जहाँ पर बाहरी लोग बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, यहाँ काम करने वाले लोग ज़्यादा है। और आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि किसी भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं तो वहाँ पर उनकी भीड़ कितनी होती है। और ख़ासतौर से MIM के बारे में कहा जाता है कि इनके रैली में भीड़ तो जुटती है लेकिन वोट नहीं होती है। तो अगर आप उस भीड़ के हिसाब से कह रहे हैं कि उन्होंने जीत ही जाएंगे या फिर उनके पक्ष में जा रहा है, तो मुझे लगता है कि जल्दीबाजी होगी। हाँ, शफाउर रहमान लड़ रहे हैं नहीं लड़ रहे ये बात की चीज़ है, मगर इस भीड़ को देखकर के आप ये तय कर रहे हैं कि शफाउर रहमान जीत जाएंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी में हम ये फैसला कर रहे हैं। अब मैं इनके पास आऊँगा। हाँ, आप अपना थोड़ा परिचय दिए, अपना नाम बताइए, कौन से डिपार्टमेंट के हैं, क्या करते हैं? मेरा नाम मोहम्मद कामरान है। मैं जामिया मिलिया इस्लामिया के मास मीडिया हिंदी का छात्र हूँ। 2 लोगों ने बात की, नैयर भाई और अतीक भाई ने। मैं उसी में ऐड करना चाहूँगा जो ओखला विधानसभा में मैंने ग्राउंड पे गया है और मैंने ग्राउंड पे जाकर जो देखा है वो मैं बताना चाहता हूँ एक समीकरण के तौर पे।
जैसे अतीक भाई ने बताया कि एमआईएम जो पार्टी है उनकी एक भीड़ आ रही है, शफा भाई को लोग जान रहे हैं, उनके प्रति सिंपैथी है, और नैयर भाई भी ने उस पर थोड़ा सा काउंटर किया। मैं बता रहा हूँ कि देखिए शफा भाई जो एमआईएम पार्टी 2 जगह पर लड़ रही है सीट, जहाँ मुस्तफ़ाबाद सीट की बात करेंगे वहाँ जो ताहिर हुसैन साहब लड़ रहे हैं वो पुराने जो पॉलिटिकल एक्टिव थे, पॉलिटिक्स में पूरे तौर पे एक्टिव थे, शुरू से काउंसलर भी रहे हैं, और उन्होंने जो अपना वर्चस्व दिखाया था उस टाइम पे एनआरसी सीए के टाइम पे, तो वहाँ के लोगों ने उनके अंदर कुछ देखा कि अपना नेता ढूंढने की। उसके बाद जब उनको टिकट दिया गया है तो वहाँ के जो लोग हैं पूरे तौर पर जो वोटर्स हैं, जो रियल वोटर्स हैं, वो उनके साथ जुड़ रहे हैं। वहाँ का माहौल और ओखला के माहौल में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ जो जामिया के छात्र हैं, एनआरसी सीए के तौर टाइम पे जो लोग जुड़े हुए थे, वो लोग शिफाउर रहमान भाई के साथ हैं, और एक नौजवान जो टीम है जो असदुद्दीन ओवैसी से प्रभावित हैं उनके साथ हैं। लेकिन एक भीड़ जो इकट्ठा हो रही है, लेकिन उसमें जब हम जाते हैं अंदर तो वोटर्स की थोड़ी सी कमी है। और जब वहाँ हम लोगों से बात करते हैं तो वहाँ जो पता चलता है वो ये कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को लोग देखने आ रहे हैं, उनके भाषण को सुनने आ रहे हैं, उनसे दिली मोहब्बत है, और शफाउर रहमान भाई साहब जो हैं जो लड़ रहे हैं उनसे पड़ती हैं लोग दिखा रहे हैं। लेकिन जो वोटर हैं, जो रियल वोटर हैं, वो इस बात को नहीं कह रहे हैं कि अगर ये पहले से एक्टिव नहीं थे, और इसी तरीके से अरीबा खान है जो तो अभी कम उम्र की, हाँ कम उम्र की है, अभी उनको और देखेंगे, काउंसलर है पहले उसमें देखेंगे। अमानतुल्लाह खान है तो जहाँ उनसे नाराज़ उनके कामों के प्रति, लेकिन जो महिला वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं केजरीवाल से प्रभावित हैं। तो मुझे लगता है कि अमानतुल्लाह खान साहब। अब इनके पास आऊँगा। देखिए, हम लोग हर मुद्दे पे एक करके आएंगे। जैसे ये ओखला विधानसभा है और आप लोग भी जामिया के छात्र हैं, आप लोग पत्रकारिता कर भी रहे हैं, आप लोग को इस बारे में भली भांति पता है। तो पहले ओखला विधानसभा के समीकरण के बारे में समझेंगे, फिर संपूर्ण दिल्ली के ऊपर आएंगे, और फिर उस सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट के बारे में आएंगे जो पिछली बार हुआ था, क्योंकि दर्शकों को भी उत्सुकता रहती है जानने के लिए। अपना नाम बताइए, क्या करते हैं, परिचय बताइए। मेरा नाम कमर इकबाल है और मैं भी अभी फ़िलहाल जामिया से ही मास्टर्स इन जर्नलिज़म कर रहा हूँ। अगर बात करें हम ओखला विधानसभा क्षेत्र की, तो भाइयों ने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स रखे, लेकिन मेरा जो ओपिनियन है, मैंने जो देखा है इधर, अगर बात करें 7 नंबर 8 नंबर ठोकर की, शाहीन बाग की बेसिकली, तो वहाँ पे जो हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की, वहाँ के लोगों का हाव भाव जाना, तो उनका मानना है कि चाहे मतलब वोट काउंट किसका भी कम या ज़्यादा हो, लेकिन अमानतुल्लाह खान को शाहीन बाग की जनता पसंद करती है। वही अगर आ जाइए आप बटला हाउस में आ जाइए, जो कि ओखला विधानसभा क्षेत्र के अंदर ही आती है। बटला हाउस में आपको थोड़ा बहुत कांग्रेस के समर्थक मिल जाएंगे, अमानत के समर्थक मिल जाएंगे, और तीसरा जो ओखला विधानसभा के क्षेत्र में ही आता है वो है ये गफ़ार मंजिल साइड, हाँ हाजी कॉलोनी साइड। इधर आइएगा तो आपको ज़्यादातर लोग यहाँ शफाउर रहमान के चाहने वाले मिलेंगे। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि इन तीनों में ही आपस में समीकरण जो है किसी न किसी तरीके से आपस में वोट बट रहा है। और हाँ, और मुझे ऐसा लगता है कि इन तीनों के आपस में लड़ने से और वोटों के कट जाने से चौथी पार्टी जो कि बीजेपी है, उसके चांसेस बन जाते हैं ओखला से। आपके पास मैं बीजेपी का थोड़ा यहाँ पे तारुफ दे दूँ, परिचय दे दूँ। बीजेपी से मनीष जी चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी धर्मपत्नी भी निगम पार्षद हैं, 2 बार के काउंसलर हैं। अभी नैयर साहब, मैं शॉर्ट पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। ये भाई बता रहे थे बीजेपी के बारे में, मैं इनकी बातों से सहमति रखता हूँ। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, लोगों को ये लगता है खास तौर से कि बीजेपी जो पार्टी है वो एंटी मुस्लिम है, और मुस्लिमों को लगता है कि हमारी पार्टी नहीं है। मगर मैं कल बता रहा हूँ आपको, शाहीन बाग में खान बिरादरी है, ठीक है। कल मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर, उस पूरे खान बिरादरी ने, शाहीन बाग की जो खान बिरादरी, उस पूरे ने उनको समर्थन दे दिया। मनीष चौधरी उनके यहाँ पर आए थे। तो आप जब अप्रोच करते हैं तो सामने से रिस्पांस आने की चांसेस रहती है, और वहाँ पर वो हुआ है। मैटर ये करता है वोट में कितना परिवर्तित हो रहा है ना, भगा तो किसी को देंगे नहीं ना चुनाव में। समर्थन दे दिया चुनाव में। उन्होंने कहा है कि हमारे पर वो अपने आप में एक दबदबा रखते हैं, वो परिवार, वो कहते हैं, कहा जाता है कि जिनको जबान दे दिया दे दिया। चलिए अब एक एक करके, ये भाई, ये नौजवान एक और है, क्या हाल है? जैकेट बड़ी शानदार है तुम्हारी, है ये आप मुझे दे दिया, बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया, ले लीजिएगा। सबसे पहले मेरा परिचय है कि मेरा नाम अब्दुल कलाम है और जामिया से मैं मास मीडिया की पढ़ाई कर रहा हूँ। बताइए आप क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, मैं ओखला विधानसभा की बात कर रहा हूँ। आपके जितने भी साथी हैं सब ने ओखला का समीकरण बताया, आप भी यहीं घूम रहे हैं, आप भी यहाँ देख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है यहाँ क्या स्थिति चल रही है ओखला में? देखिए, मैं इस स्थिति को तय नहीं कर पा रहा हूँ कि यहाँ की स्थिति क्या है। स्थिति बार बार बदली है, हर 5 दिन 4 दिन पर स्थिति बदलती आ रही है। शुरुआत में स्थिति ये थी कि अमानतुल्लाह खान चुनाव लड़ रहे हैं, अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वही होगा कि वो मार्जिन ऑफ जो पिछले बार 70,000 का मार्जिन था, वो मार्जिन घट के 30,000 पे आ जाएगा, लेकिन जीतेंगे अमानतुल्लाह खान। ये श्योर हो आप? नहीं, ये शुरुआत का रुझान बता रहा हूँ मैं।
फिर 5 दिन बाद मामला ये बना कि अरीबा खान के समर्थन में चीज़ें बदली। लोगों ने उम्मीद जताई कि यह युवा है, अच्छा कर रही है। पार्षद में उसने 2.5 साल का जो कार्यकाल रहा बहुत ज़बरदस्त रहा है। और अमानतुल्लाह खान के जो ज़ाती मसले हैं, किसी के काम नहीं किए। बेटा भी शायद उनको भी एक वीडियो वायरल हुआ था अभी, होता रहता है, कुछ ना कुछ हुआ करता है। हाँ, वो पुलिस SHO के जरिए। तो उसके बाद जो है अरीबा खान के समर्थन में चीज़ें बदली। फिर ये लगा, फिर बाद में एक परसेप्शन बना कि इन तीनों के मुकाबले में जो है मनीष चौधरी जीत सकते हैं। अब ये 3 से 4 दिन के अंदर एक परसेप्शन, एक नैरेटिव ये बनता जा रहा है कि शिफा भाई की तरफ बड़ा वोट बैंक शिफ्ट हो रहा है। पूर्वांचल के लोग हाँ शिफ्टिंग है। लेकिन एक मैटर पता है क्या करता है, अगर वो वोट शिफ्ट हो रहा है ना तो डेंट की आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वोट को ही लगाएगा। और इन तीनों की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी ओखला में पहली बार शायद जीत जाएगी। हाँ कामरान साहब। हाँ, मैं मनीष चौधरी से आज सुबह मैं इंटरव्यू के लिए गया हुआ था, किसी के साथ में था। तो वहाँ पर जाके जो मैंने जो देखा है वो ये कि मनीष चौधरी जी 2 बार के काउंसलर रह चुके हैं, उनकी वाइफ, और वो अभी लड़ रहे हैं। वो इतने कॉन्फिडेंट है इस बात को लेके कि 24% वोट जो हमारा पहले से है वो हमारा कंफर्म है। बाकी अगर 3 लोगों की जो लड़ाई होती है, उसके अलावा वो ये कह रहे हैं कि जो मुस्लिम एक बड़ी आबादी है जो अमानतुल्लाह खान से नाराज़ है, तो इसकी वजह से उनका भी वोट हमारी तरफ आ रहा है और हम इसको जीत रहे हैं। तो इतने कॉन्फिडेंट है, तो मुझे लगता है ओखला वालों को इस पर विचार करनी चाहिए। मैं एक चीज़ से सबको मैंने मौका दिया, अब एक चीज़ मैं और बात करूंगा। जैसे बार बार अमानतुल्लाह खान का यहाँ जिक्र हो रहा है, और ये जो पूरी विधानसभा है ओखला वाली, यहाँ पर बिहार का मतदाता भी है, पूर्वांचल का भी है, और बड़ी तादाद में यहाँ वेस्टर्न यूपी का मतदाता है, ज़्यादा वही है, क्योंकि अमानत और वो खुद वहीं से आते हैं, मेरठ से आते हैं, अमानतुल्लाह आते हैं। अब मैं आपसे बात करूंगा, अभी हाल में ही वो जेल भी गए, अभी कोई ना कोई उनके ऊपर एलिगेशन भी लगते गए। लास्ट में कई मुसलमानों के बीच ऐसा परसेप्शन ना क्रिएट हो जाए कि सिर्फ यही एकमात्र शख्स है जो भाजपा को हराने का जिगरा रखते हैं, मादा रखते हैं, और अच्छा शब्द हो गया, मादा रखते हैं, तो सारा वोट कहीं शिफ्ट ना हो जाए। हाँ, तो इस बार क्या ऐसा, हाँ ये चीज़ जो है ना, आपने कहा ना कि वो स्विंग वोटर होता है, जो तकरीबन ओखला विधानसभा में 30 से 40 हज़ार का मार्जिन, बहुत बड़ा मार्जिन है। ये स्विंग वोटर शुरुआती वक्त में ये था कि अमानत की तरफ शिफ्ट होगा, चूँकि लास्ट में वही होगा कि बीजेपी को हरा कौन रही है, आपने सही कहा। लेकिन मैंने ये देखा है पिछले 2 से 3 दिनों में ये परसेप्शन शिफाउर रहमान की तरफ बढ़ रहा है। अब लोगों के दिमाग में यह है कि नहीं, शिफाउर रहमान भाई टक्कर दे रहे हैं, और पूरा का पूरा वोट बैंक हो सकता है, मैं ये नहीं कह दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन शिफ्टिंग वोटर जो है वो शिफा भाई की तरफ समर्थित। लोग जज्बाती तौर पर शिफाउर रहमान से जुड़ते हुए महसूस हो रहे हैं। बहुत से लोगों को ये लगा कि ये शख्स चुनाव नहीं लड़ पाएगा, लेकिन जैसे पहली वाली रैली 40 फुटा पे उनके कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने की, उसके बाद फिर इम्तियाज़ जलील, तो ऐसे लग रहा है कि बोखला के ही निवासी लगातार चल रहे हैं इधर, और ले दे के MIM की जो पूरा इकोसिस्टम है, पूरा सफ़ाउर रहमान को जैसे कंधे पे उठा लिया है। और जिस दिन जुमा की नमाज़ में उनके साथ जुमा की नमाज़ पढ़ना बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का, फिर उनके घर जाना, उनकी माँ से गले मिलना, वो सभी बातें रही, और एक इमोशन, एक जज्बात, और कहीं ना कहीं उस शख्स की कुर्बानी भी है इस इलाके के लिए। और जामिया के जो भी अलुमनाई है, जामिया के जो भी स्टूडेंट है, वो ये कह रहे हैं ये जामिया का चुनाव है, ये CA का चुनाव है, ये NRC का चुनाव है, ये सिफा का चुनाव नहीं, हमारा चुनाव है, मैं भी सिफा, तू भी सिफा, इस तरह के चलने लगा। ओखला विधानसभा की बात करी, अब मैं एज एन इंडिविजुअल अमानतुल्लाह की वर्किंग की बात करूँगा। हम सब यहीं के ही ऑलमोस्ट हैं, जामिया के ही, काम धंधा यहाँ पे कैसा होता है आपने देखा हुआ है। क्या सही में इस बार नौबत आ रही है कि अमानतुल्लाह ने सही में काम नहीं किया है इस बार? क्या वो हारने कगार पे खड़े हैं? काम के आधार पे बताइएगा, जातीय धर्म वाला समीकरण को हटा के मैं काम पे बात करूंगा। अब जिस हिसाब से 10 साल से वो विधायक है, उनकी पार्टी सरकार में है, फुल मेजोरिटी की सरकार में है, तो आप बटला हाउस चले जाइए। मैं बता रहा हूँ जिस एरिया में 4 साल से रह रहा हूँ, बटला हाउस, आप जाकिर नगर और वहाँ की सड़कें देख लीजिए। होता क्या है ना, शाहीन बाग में चलिए, होता क्या है ना कि आज रोड बनी, 6 महीने बाद वो रोड उखड़ जाती है, और मालूम चलता है कि आज यहाँ की पाइप जो काली कलर की लगने वाली थी वो ब्लू लग गई है, इस वजह से उखाड़ी जा रही है। फिर पूरा शाहीन बाग खुदवा दिए हैं, वो पूरा शाहीन बाग यहाँ के लिए कहा जाता है आज सड़क बनेगी कल खोदी जाएगी, फिर कल खोदी, फिर कल मतलब थोड़ा मतलब मजाक के अंदाज में बोला, इसको इस वर्ड में नहीं लिया। इतनी तो मस्जिद की भी खुदाई नहीं होती जितनी यहाँ रोड की खुदाई हो रही है। बहुत खुदाई हो रही है, और ये 1-2 दिन की बात नहीं कर रहा। 2021 में मैं बटला हाउस में आया था, और तब से मैं यहाँ रह रहा हूँ। मैंने कहा था कि मैं बैचलर यहाँ से क्या मास्टर्स कर रहा हूँ। हमेशा किसी न किसी गले में चले जाइए, वहाँ खुदाई होती रहेगी, और ज़रा सा भी बारिश हो गई, ज़रा सी भी बारिश हो गई, पानी और ऐसे कीचड़ पानी हो गई जो झारखंड और बिहार के दूर दराज गांव जो है ना, वहाँ भी इस तरह की कीचड़ नहीं होती जिस तरह कीचड़ यहाँ होती है, ओखला में होती है। कीचड़ों में बदबू नहीं होती, यहाँ की कीचड़ों में बड़ी भयंकर बदबू होती है। अब मैं देखिए, ये तो ओखला विधानसभा की बात कर ली, अब हम लोग संपूर्ण दिल्ली के चुनाव पे आ जाते हैं। और जामिया मिलिया इस्लामिया को लेकर एक परसेप्शन रहता है, लोगों के मन में डर बनाया जाता है कि यहाँ पर तो एक ही धर्म का बोलबाला ज़्यादा रहता है, और एक परसेप्शन मार्केट में ऐसा है कि जामिया में अगर आप जा रहे हो थोड़ा डर के रहो। तो आप सब छात्र हो, एक मिनट, आप सब छात्र हो, जामिया को लेकर जो पूरे मार्केट में परसेप्शन बना हुआ है ना, वो
कितना सही और कितना गलत है, आज ये क्लियर कर दो। मैं बोलना चाहूँ सबसे पहले, देखिए जब मैं बैचलर में था मेरे हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो थे वो चंद्रदेव यादव थे, और समझदार ऑडियंस है, चंद्रदेव यादव कोई मुसलमान का नाम नहीं होता है। मेरे जो फेवरेट टीचर थे, जो क्लास टीचर थे, जो भी टीचर मेरे फेवरेट थे, उनमें एक प्रोफेसर विवेक दुबे थे, वो मुसलमान नहीं है। मेरे दूसरे फेवरेट टीचर नीरज सर हैं, वो मुसलमान नहीं है। दिलीप शाह के सर हैं, वो मुसलमान नहीं है, ठीक है। और ऐसे ऐसे कम से कम मुकेश मिरोठा सर है, ही इज़ नॉट मुस्लिम। ये सब हैं यहाँ पर और सब बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। अब मैं बता रहा हूँ मास्टर्स कर रहा हूँ वहाँ से। हमारे जो कोर्स कोऑर्डिनेटर है कुसुमा सर है, ही इज़ नॉट मुस्लिम, बट इतने लोग हैं जामिया में। और ये सब प्रोफेसर की बात कर रहा हूँ, ये बड़े बड़े पोस्ट पर बैठे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। कामरान साहब आपका क्या कहना है इनके ऊपर? देखिए, जामिया मिलिया इस्लामिया जो देश और दुनिया में मशहूर है अपने पढ़ाई को लेकर, अपने तालीम को लेकर, अपने तरबियत को लेकर, तो उसके अंदर वाकई वो चीज़ है। जब हम जामिया के अंदर आए तो हमने देखा यहाँ जो मेरे दोस्त हैं, कई दोस्त हैं जो हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ पढ़ते हैं, वो नॉन मुस्लिम हैं और इतने कंफर्टेबल रहते हैं हमारे साथ। और वो ये कहते हैं कि मेरे गांव में इस जामिया को लेकर ये परसेप्शन बना हुआ था, लेकिन जब मैं यहाँ आया, मैं यहाँ से अपने घर गया और अपने चाचा को, अपने ताऊ को, इनको बताया तो वो बड़े खुश हुए और ये बोल रहे हैं कि अगले मरतबा एंट्रेंस में मैं अपने बच्चों को भेजूँगा। तो बताइए, जामिया गुरूर है उनका, उनके सर का ताज है और उसको एक तरह से दाग से रंगने के लिए लोग बोल देते। क्या है ना कि वो किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि जब सच जूते पहन रहा होता तब तक झूठ पूरी दुनिया एक चक्कर लगा के आ चुकी होती। तो जामिया के साथ ये रहा है। और जामिया दरअसल मतलब इसकी बुनियाद ही अराजक तत्वों के खिलाफ लड़ने के लिए रखी गई थी। वो जामिया भला इस तरह के काम क्यों कर सकती है? और जामिया के बनाने वाले में जामिया मिलिया इस्लामिया लगा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर इस्लाम से रिलेटेड बातें होती हैं सिर्फ और दुनिया की किसी चीज़ तरह की बात नहीं होती है। इसको बनाने वाले में पता है, मैं बता रहा हूँ, बहुत लोगों को पता नहीं, महात्मा गांधी इनके बनाने वालों में थे। उस समय के जो बजाज थे, जो सबसे बड़े उस समय के, आज का जो अडानी अंबानी इंडस्ट्रीज थे, ऐसे लोग हैं जामिया के बनाने वाले। और जामिया के अंदर में जो हिंदी डिपार्टमेंट है, वहाँ खुद गांधी जी के जो सुपुत्र थे उस समय, वो पढ़ाने आते थे। तो ऐसे मैं बता रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में बड़े बड़े पोस्ट पर यहाँ के जो है नॉन मुस्लिम है यहाँ पर, और बहुत सही से रह रहे हैं और मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। कमर साहब आप बताइए, आपका क्या कहना है इसके ऊपर? देखिए, मेरा यहाँ अभी हम पढ़ते हुए लगभग 4 साल हो गए हैं जामिया में, तो ऐसा मेरा कोई एक्सपीरियंस रहा नहीं है कि कोई धर्म के बेसिस पे मेरे साथ या मैंने किसी के साथ भेदभाव किया हो। तो जो लोग ऐसे एलिगेशन लगाते हैं, मे भी हो सकता है कि किसी एक के साथ, किसी के साथ हो सकता है, मैं गारंटी स्तर पे हुआ हो, हाँ, नहीं हुआ होगा, हो सकता है, लेकिन एक के वजह से पूरी जामिया कम्युनिटी गंदी नहीं हो सकती है। अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब आते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के ऊपर। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, भाजपा सब दम भर रहे हैं। ये तो ओखला का बता दिया। पत्रकार के छात्र हो आप सब, पत्रकारिता के, पूरा दिल्ली घूम रहे होगे। ये तो भाई साहब मुझे अभी चौराहे पे दिख गए थे, किसी से बात कर रहे थे, और ये भी कहीं ना कहीं बिजी रहते ही हैं, सब रहते ही हैं। तो ये बताइए, संपूर्ण दिल्ली में किसकी हवा चल रही है? कौन कितना नेगेटिव में है, कौन कितना पॉजिटिव में है, कौन कितना खो रहा है और कौन कितना पा रहा है? कामरान साहब बताइए। जहाँ तक दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात है, तो आम आदमी पार्टी जो कि अपनी 10 सालों की सरकार बचाने के तैयारी में लगी हुई है, और जो कि बीजेपी चाह रही है कि किसी तरीके से हम दिल्ली पर कब्ज़ा करें, और कांग्रेस जो कि अपनी जो पुराना उसकी ज़मीन छीन गई है, वो ज़मीन वापस, यानी कि तीनों पार्टियां पूरी मजबूती के साथ यहाँ लड़ रही है। लेकिन जहाँ 62 सीट का एक बड़ा आंकड़ा केजरीवाल सरकार के साथ है, और उन्होंने जो काम किया है, जैसे कि हेल्थ सेक्टर को लेके हो या बस फ्री करना हो महिलाओं के लिए, उसके बाद भी जो चुनावी जो वादे अभी हुए हैं, और वही सेम पैटर्न बिल्कुल बीजेपी भी अपना रही है। लेकिन बीजेपी की सरकार जिन राज्यों में है, लोग वहाँ से कंपेयर कर रहे हैं कि क्या उन राज्यों में उन वादों को पूरा किया गया है या नहीं किया गया है। तो उसे लेकर यहाँ की जनता पूरे तौर पर जिस हिसाब से वो बोल रहे हैं वैसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। केजरीवाल सरकार से जहाँ चूक हुई है उसको आके खुल के तौर पे वो बोल रहे हैं, जैसे यमुना नदी को साफ़ करना हो, पॉल्यूशन पे हो, तो कहीं ना कहीं उस पर वो आगे रणनीति बना रहे हैं और काम करने की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो पूरी बहुमत, जैसे कि 62 सीट जो अपनी पूरी वापस ना ला पाए, लेकिन 40 से 45 या 50 के बीच में रहेगी। चलिए ठीक है। कांग्रेस को कहाँ देख, अभी नहीं सब आएंगे आपके पास, कांग्रेस को कहाँ देख रहे हैं? कांग्रेस जो अभी खाता भी नहीं खोल पाई थी, तो मुझे लगता है कांग्रेस जो 2-3 सीट, जैसा कि कस्तूरबा नगर बादली का नाम बहुत ज़्यादा चल रहा है, अभिषेक दत्त प्रत्याशी वहाँ से। हाँ, तो मुझे लगता है कि अगर पार्टी नहीं प्रत्याशी लड़ रहा, अगर कांग्रेस के साथ ये दिक्कत हो चुकी है यूपी में और तमाम सारी जगहों मुझे पे, लगता है खाता कहा जाता खोल ले पार्टी तो नहीं, प्रत्याशी लड़ता है। अब अतीक साहब आपसे बात करूंगा, फिर नैयर भाई आपके पास आता हूँ, ठीक है? आप दिल्ली चुनाव को कैसा आकर, आप तो बहुत पैनी निगाह बना के रखे हुए हैं। नहीं, मैं ये जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, इस बार बीजेपी पिछले 2-3 सालों में आम आदमी पार्टी में मानता हूँ कि 20% कमियाँ की होंगी, लेकिन बीजेपी 20% कमियों को 50% दिखाने में बहुत माहिर है। और वो ये दिखा दी कि ये घोटालेबाज,
उनका वो शराब घोटाला उन लोगों की गले की फांस बन गया है। वो ना तो उस पर कानून लाए होते, जैसे वो उनका ऐसा निवाला होगा गले में आग अटक गया है, ना तो अंदर जा पा रहा है ना तो ऊपर जा पा रहा है, वहाँ उनकी ज़बान हो गई बंद। पूरी आम आदमी पार्टी और बीजेपी की लड़ाई कभी कभी ऐसे लगता है जैसे देवरानी जेठानी की लड़ाई हो गई है, जैसे गांव में होता नहीं। देवर और जेठ किसके साथ हैं? देवर और जेठ मतलब जो जीत रहा है माहौल के साथ रहते हैं। तो ऐसे में हुआ क्या है कि कांग्रेस मतलब कांग्रेस तो जैसे बाहर है उसका तो कोई मतलब ही नहीं। कभी कभी राहुल जी आ जाते हैं अपना टी शर्ट पहन के माहौल बना के चले जाते हैं, सब सिखा जाते हैं पूरे। हाँ अब थोड़ा कराटे वराटे कर लेते हैं। तो मेनली मसला यहाँ पे ये हो चुका है कि बीजेपी लड़ाई और बीजेपी 24/7 इलेक्शन मोड में रहने वाली पार्टी इस देश की अगर इकलौती पार्टी बीजेपी है। उसका हर नेता हर वक्त चुनावी मूड में होता है। ये बहुत उसकी एक खूबी है उसकी, हर जगह जीतने की, हर जगह जहाँ कोई उम्मीद नहीं है। उत्तर प्रदेश में कुंदरकी जैसी सीट पे बीजेपी जीत गई, तो कोई ये नहीं कह सकता यहाँ बीजेपी नहीं जीतेगी। जीत भी सकती है, ये बड़ी सच्चाई। हरियाणा में जीत गई, कोई नहीं नहीं बीजेपी स्वयं कह रही थी कि मैं नहीं जीत रही हूँ। बीजेपी का खुद का मानना था कि हम सरकार नहीं बना पाएंगे। छत्तीसगढ़ में जीत गई, मतलब बीजेपी कहीं पर भी कुछ भी कर जा रही है। आपने केजरीवाल जी को टेंशन दे दिया इस टाइम है। टेंशन तो केजरीवाल को इतनी हो गई कि वो ना सो पा रहे हैं ना जाग पा रहे हैं। पूरी पार्टी उनकी एकदम दिन रात भाग रही है। अमानत उनके कैंडिडेट है, उनका दिमाग काम करना बन चुका है। वो लगातार कुछ भी भूक रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, क्योंकि इनकी सरकार थी और इन्होंने बहुत देखे थे जो हसीन ख्वाब, वो ख्वाब क्या हुए। उन्होंने बहुत हसीन ख्वाब दिखाए, सब बदल जाएगा, पर इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत पीछे हैं ये लोग, खास करके। बाकी ठीक है। और लोगों से आइए कमर साहब, अब आप बताइए दिल्ली चुनाव की सुगबुगाहट के बीच आपकी क्या गर्माहट कह रही है? देखिए, कौन आएगी उसके बारे में नहीं बता सकते, कौन नहीं आएगी उसके बारे में कंफर्मेशन के साथ बता सकते हैं, और वो है कांग्रेस। कांग्रेस बिल्कुल नहीं आएगी। कांग्रेस बिल्कुल नहीं आएगी। हाँ, क्योंकि हमने ग्राउंड लेवल पे भी देखा है, अगर आप कांग्रेस के दफ्तर के बाहर जाके उनके कार्यकर्ता से 5 मिनट बात करना चाहें तो वो बात करने के लिए नहीं तैयार होते। पता नहीं, मैं एलिगेशन नहीं लगा रहा। अभी चौराहे पे बोल रहे थे कि 64 सीटें आ रही है। बात कह रहा हूँ मैं। अभी कांग्रेस के एक बड़े लीडर मिले, उन्होंने कहा ये बताइए चुनाव बाईपोलर है या सिंगल जा रहा है। तो हमने कहा आप कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, आप बाईपोलर में किसको रख रहे हैं? क्या मतलब आम आदमी और बीजेपी में कोई एक आगे जा रहा है कि हो रहा है? तो लड़कों ने कहा नहीं, लड़ाई चल रही है। तो जब कांग्रेस का कोई बड़ा नुमाइंदा इस तरह बोला तो पता ही है। हाँ, तो वही हम बात कर रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता खुद बात करने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो लोगों से बात ही नहीं करेंगे, लोगों के सामने कुछ अपना ओपिनियन रखेंगे ही नहीं, तो लोग कैसे पसंद करेंगे कांग्रेस को? इसीलिए कांग्रेस, मैं दिल्ली में देखता हूँ कि तीसरे नंबर पे वो 2-3 सीट भी ले आए तो बहुत बड़ी बात है। और अगर बात रही आने की, तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी में कांटे की टक्कर है। और जैसे पिछली बार बीजेपी कुछ सीटों से कम थी, इस बार 50-50 होने वाला है, मेरा ये ओपिनियन है। भाजपा हो सकता है सरकार बना ले, और हो सकता है क्योंकि अंडर करंट भाजपा का है। इनसे बात करेंगे। हाँ भाई, आप बड़ा घूम रहे हैं, आप बताइए आपको क्या लग रहा है दिल्ली चुनाव में? एक चीज़ तो कंफर्म है, बीजेपी डबल डिजिट में सीट लाएंगी। पिछले बार 8 सीट थी। खाता खुलेगा? कांग्रेस का खाता खुलेगा 3 से 5 सीट। मुझे लगता है कि जहां अच्छा चुनाव लड़ रही है और वहां जीत भी सकती है। और सबसे चौंकाने वाली बात मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी के बड़े नेता चुनाव हार रहे हैं। कौन हार रहा है आम आदमी पार्टी के बड़ा नेता? चुनाव हार रहे हैं, मनीष सिसोदिया चुनाव हार रहे हैं, आतिशी भी चुनाव हार सकती है। आतिशी के लिए तो मैं बता पटपड़गंज से अवध ओझा भी चुनाव हार सकते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ तो यार ये जीतेगा कौन? सबको हरा दे रहे हो तुम तो यार, भी जीतेगा कौन ये बताओ? बाकी सीटों पर बाकी सीटें बीजेपी वाले तो कुछ सपोर्ट नहीं कर रहे, तुमको ये बताओ। बीजेपी वाले नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, वहाँ कांग्रेस भी एक फैक्टर है। उन सीटों पर कांग्रेस भी अच्छा चुनाव लड़ रही है। पटपड़गंज में आपको अनिल चौधरी अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, जंगपुरा में फरहाद सूरी अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, अब हाँ अलका लांबा से चुनाव लड़ रही है। दिल्ली में भाई वो लड़ क्या नाम है, संदीप दीक्षित, वो बढ़िया चुनाव लड़ रहे हैं। तो अगर दिल्ली में कुछ बताती तो शीला दीक्षित के अलावा उसके बाद कुछ बचा ही नहीं है। खास बात आप ये देखिए कि ये जितने भी छात्र हैं, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, भाजपा, किसी को नहीं छोड़ रहे हैं, और ये भाई साहब तो सबको हरा के छोड़ रहे हैं। तो नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, आप देखिएगा यहाँ फैक्टर कांग्रेस रहेगी। कांग्रेस 10 से 20 हज़ार 30 हज़ार वोट लाएगी, क्योंकि चुनाव अच्छा लड़ रही है, और उसी मार्जिन से बीजेपी जीत जाएगी। चलिए, आप रह गए थे, आपसे मेरी बात नहीं हुई थी आप। हाँ नैयर साहब, मेरे साथ बेईमानी कर अरे बेईमानी मैं क्यों करूँगा? ये कभी कंक्लूड नहीं, मैं बता रहा हूँ। जैसे एक भाई बता रहे थे कि 20% कमी होती तो 50% दिखाई जाती है। देखिए, राजनीति जो है, इस देश की राजनीति ऐसी है, लोकतंत्र में होती है कि नमक के भाव से लेकर के कफन के भाव तक राजनीति से तय होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब जनता आप पर इतना भरोसा करती है, आप सब कुछ तय करने वाले हैं, आपके पास सत्ता होती है, तो आपको भी उसी मूड में रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप टी शर्ट पहन के आए, बाइसेप्स ट्राइसेप्स दिखाएं और चल दिए विदेश दौरा पर, तो वो उससे राजनीति नहीं होती है। या फिर आप क्या बोलते हैं इसको? खैर राहुल गांधी अपने स्तर पर संघर्ष कर रहे हैं,
ये बात मैं थोड़ा मैं- काटना मैं- चाहता हूं। कार्यकर्ता के अंदर जो रॉयल्टी आई हुई ना पहले वाली, नहीं, मैं बता रहा हूँ सुनिए अब पार्टी के वर्कर बड़े व्हाइट कॉलर हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता व्हाइट कॉलर है। कार्यकर्ता नहीं, खास करके टॉप मोस्ट लीडर, वो सिर्फ और सिर्फ वो सफ़ेद गाड़ी में पर्दा लगा के तौलिया रख के वही बस लाल फीता शाही वाली पॉलिटिक्स, वो अकबर रोड वाली पॉलिटिक्स, वो ख़त्म पॉलिटिक्स। और केजरीवाल जी जो हैं वो ख्वाब दिखाएं, और ये कोई कह रहे थे हम हमारे साथी में से एक कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो क्या एक्सेप्ट करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? मैं आप लोग से बात बोलूंगा, मैं कोई केजरीवाल जी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, ना कांग्रेस का कर रहा हूँ, ना भाजपा कर रहा हूँ। जो मैंने ग्राउंड पे परसेप्शन देखा, मैं लगभग 57 सीटें घूम चुका हूँ, जो झुग्गी बस्ती का वोट है उसके मन में एक डर अभी भी है कि अगर भाजपा आएगी उनकी झुग्गियाँ तोड़ देगी, हाँ, और कहीं ना कहीं वो बुलडोजर का एक फैक्टर आ रहा है, और इसलिए बुलडोजर यहाँ पर चलता हुआ नहीं दिख रहा, बुलडोजर यहाँ गिरता हुआ दिख रहा है। और कहीं ना कहीं वो कनेक्ट कर पा रहे हैं केजरीवाल से। लेकिन अगर आप वेस्ट दिल्ली साइड जाइए तो वहाँ पर एक बड़ा तबका सपोर्ट भाजपा को भी करता नजर आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मुझे कोई कुछ भी बोले कि मैं किसका सपोर्ट कर रहा हूँ ना कर रहा हूँ, जो अमूमन कोई ना कोई बोल देता है,